लेक्चर 36। पेज 1। आर्थिक समृद्धि। यह अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन है एवं यह मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होता है। इसका सटीक प्रकार से मापन होता है। यह एक संकीर्ण अवधारणा है। इसका मापन निम्न घटकों या संकेतकों के आधार पर होता है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, प्रति व्यक्ति आय आदि के आधार पर होता है। यह उत्पादन को संदर्भित करता है। यह एक आयामी होता है। आर्थिक विकास। ये अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन है एवं यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। पेज 2। इसका सटीक प्रकार से मापन नहीं होता है। ये एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास, उच्च साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण आदि एवं मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित है। इसका मापन निम्न सूचकांक के द्वारा होता है: HDI, GDI, GII, PQLI, GNH, MPI आदि। यह बहुआयामी है। यह उत्पादकता को संदर्भित करता है। उत्पादकता का अर्थ उत्पादन की दर होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन NSO के द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। पेज 3। दादा भाई नौरोजी की उपाधि थी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 1901 में ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। इन्होंने 20 रुपये भारत का प्रति व्यक्ति आय बताया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक विधि से आकलन डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1931-32 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का औपचारिक आकलन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था। PC महालनोबिस ने 1931 कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इनके जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम सांख्य था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन तिमाही और वार्षिक रूप से किया जाता है। पेज 4। राष्ट्रीय आय के पिता रिचर्ड स्टोन को कहा जाता है। इन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2015 में भारत ने UN के द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय आय आकलन हेतु SNA 2008 सिस्टम नेशनल अकाउंट को अपनाया। घरेलू सीमा क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक सीमा क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमा, समुद्री सीमा, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो तटीय भूमि से 200 नॉटिकल मील दूर अर्थात 370.40 किलोमीटर, एम्बेसी दूतावास, हाई कमीशन उच्चायोग, कॉन्सुलेट्स, वाणिज्यिक दूतावास, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सैन्य प्रतिष्ठान, अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च सेंटर मैत्री और भारतीय एवं आर्कटिक में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र तथा भारतीय कंपनी। पेज 5 के द्वारा उड़ाए जाने वाले जलयान या हवाई जहाज दुनिया के किसी भी अन्य देश में सब आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस, सामान्य निवासी, इसमें किसी देश के व्यक्ति एवं संस्था दोनों शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? 1. कोई विदेशी जो 1 वर्ष से अधिक समय से भारत में है और उसका आर्थिक लाभ भी भारत में ही है। 2. भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO, WHO के कार्यालय में जो विदेशी 1 वर्ष से अधिक कार्य कर रहा है। 3. भारत के दूतावास में जो भारतीय काम कर रहे हैं विदेशों में। कौन शामिल नहीं होता है? 1. स्टूडेंट, पेशेंट, मरीज, विदेशों के जो भारत में हैं 1 वर्ष से अधिक। 2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय भारत में। 3. भारतीय दूतावास में कोई विदेशी काम कर रहा है। पेज 6। वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं, जो वस्तुएं कच्चे माल के तौर पर प्रयोग की जाएं एवं अंतिम वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग होती हैं। फाइनल फिनिश्ड गुड्स, अंतिम वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं अर्थात अंतिम वस्तुओं के तौर पर उपयोग होता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं: कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, इसे खर्च कहते हैं। कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, उत्पादक के द्वारा उपयोग किया जाता है लाभ अर्जित करने के लिए, इसे निवेश कहा जाता है।